नमस्कार साथियों, मैं केपी सर पुनः आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत प्यारी सुबह के साथ। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, कल आपने देखा हमने चर्चा करी थी संसद के बारे में। अपना जो चैप्टर चल रहा था, जो अपनी चर्चाएं चल रही थी, उसमें हमने राज्यसभा पढ़ लिया था। साथियों, संसद को मैं एक अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले चैप्टर में हमने रखा संसद एक सामान्य परिचय, जिसमें संसद की सदस्य संख्या, संसद के दोनों सदन, उनके उपनाम, वर्तमान सदस्य संख्या, ये सारी चीजें हमने करी थी। उसके बाद हमने अगला चैप्टर लिया राज्यसभा का। आज अपना थर्ड पार्ट जो है संसद एक परिचय में, वो है लोकसभा का। उसके बाद हम संसद की कार्यप्रणाली, उसके बाद कानून निर्माण, इस तरीके से एक स्टेप स्टेप से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज का जो अपना चैप्टर है, नाम है उसका लोकसभा। सुनिए साथियों, लोकसभा कहते हैं लोगों की सभा। साथियों, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा हो संसद एक परिचय, तो उसमें आपने निश्चित रूप से ये पढ़ा होगा कि संसद के जो दो सदन हैं, उनके दोनों के अलग अलग नाम थे। राज्यसभा के हमने कई नाम रखे थे, लोकसभा के भी हमने कई नाम रखे थे। इसी कड़ी में मैं आपके सामने वो नाम दोबारा रखने जा रहा हूं। क्यों कहा जाता है, कैसी बातें होती हैं। देखिए, सबसे पहले इसका गठन का जो उल्लेख है, गठन का उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 81 में है। अर्थात अनुच्छेद 81 में साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद का एक निचला सदन होगा, जिसे हम लोकसभा के नाम से जानेंगे। साथियों, अगर गठन की बात करें तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और साथियों, अगर हम बात करें कि प्रथम बैठक, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, तो साथियों आपको बता दूं, पहली बैठक जो है वो 13 मई 1952 को हुई। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ और बैठक जो है वो 13 मई 1952 को हुई। साथियों, यहां समझने की बात है, लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है। लोगों का सदन या जनता का सदन क्यों कहा जाता है और इसके ये उपनाम क्यों दिए जाते हैं, हम एक एक नाम की चर्चा करेंगे। आप समझेंगे बात को। पुनः सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। अब बने रहिए साथ हमारे माइंड के यूट्यूब चैनल पे। मैं केपी सर याद दिलाता रहूँगा बीच बीच में आपको, वरना तो आप भूल जाते हैं। हालांकि भुलाती है मगर भूलने का नहीं है, समझ रहे हो ना। सुनो तो देखो, लोकसभा तो लोगों का सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, छोटा सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। कई सारी चीजें कही जाती हैं। साथियों, सब नामों की चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों होता है, आप समझने का प्रयत्न करेंगे। देखो साथियों, लोकसभा का जो चुनाव है, चुनाव वो होता है साथियों जनता द्वारा। जनता द्वारा यानी कि अनुच्छेद 81 में साफ साफ कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। अब मैं यहां सदस्य संख्या की पुनः चर्चा आपसे नहीं कर रहा हूं। आप पूछोगे सर क्यों नहीं कर रहे, तो मैं आपको बताऊंगा कि पहला जो चैप्टर संसद का था, वहां मैंने पूरे डेटा आपको दिए थे कि राज्यसभा की सदस्य संख्या इतनी होती है और लोकसभा की सदस्य संख्या इतनी होती है। तो साथियों, दोबारा यहां चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम बात कर लेंगे कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी, मैंने वहां पे बताया था। थोड़ी सी चर्चा कर दूं तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, अधिकतम 552 है। यहां थोड़ी सी मैं आपसे और चर्चा कर लूं तो क्या वास्तव में संविधान में 552 ही थे? आप कहोगे जी सर, तो ऐसा नहीं था। ये समय समय पर बढ़ाई गई है और आगे बढ़ाते भी रहेंगे। क्यों बढ़ाई गई है, कैसे बढ़ाएंगे, आगे चर्चा करते हैं विस्तार से। यहाँ थोड़ा सा समझ लो, मूल रूप से पहले सदस्य संख्या जो थी वो 525
545, उसके बाद जैसे हमने 552 करी, वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। ये 552 जो है वो कब अस्तित्व में आई? तो साथियों गोवा दमन दीप राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1987 में। उसके तहत वर्तमान सदस्य संख्या ये कहा गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 552 होगी। याद रखेंगे, गोवा दमन दीप राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1987 में 552 कर दी गई। तो साथियों लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होगा भाई? तो बोले प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात अनुच्छेद 81 साफ साफ कह रहा है कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और ये वयस्क मताधिकार क्या है कि 18 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसने मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकरण करवाया हो। साथियों देखेंगे कि हमारे पास एक राजनीतिक अधिकार है, मत देने का अधिकार। निर्वाचन आयोग के द्वारा ये चीज़ें करवाई जाती हैं, चुनाव करवाए जाते हैं। पहले मूल रूप से मूल संविधान में मतदान का प्रयोग करने की आयु आपको पता हो तो 21 वर्ष थी, बाद में कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। आप पूछोगे सर ऐसा कब हुआ? तो मैं आपको बता दूंगा कि 89वें संविधान 61वें संविधान संशोधन 1989 में ये कर दिया गया कि अब कोई व्यक्ति मतदान का प्रयोग जो करेगा वो 18 वर्ष आयु प्राप्त, अर्थात प्रत्येक वयस्क व्यक्ति मतदान का प्रयोग करेगा। आम लोगों द्वारा आम रूप से, सामान्य रूप से, साधारण बहुमत के आधार पर जनता द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं। इसीलिए लोकसभा को लोगों का सदन, और साथियों इसीलिए लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उन्हें आम चुनाव भी कहा जाता है। अब एक शब्द आया है आम चुनाव। आप पूछोगे कि पहले आम चुनाव कब हुए? तो साथियों आपको मैं बता दूंगा, पहले आम चुनाव जो थे वो पहले आम चुनाव यानी कि लोकसभा के लिए पहले चुनाव कब हुए थे? तो साथियों ध्यान रखेंगे, अक्टूबर 1951 से लेके और फरवरी 1952 तक लोकसभा के लिए पहले आम चुनाव हुए थे। अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव हुए जिसमें लोकसभा के सदस्यों को वोट दिया गया। तो सदस्यों देखेंगे आप कि जो लोकसभा की सदस्य संख्या है ये 552 है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वयस्क व्यक्ति 18 वर्ष जो आयु प्राप्त कर चुका है, मतदाता सूची का सदस्य बन चुका है, वो भाग लेता है। इसलिए इसे जनता द्वारा वोट दिए जाने के कारण जनता का सदन कहते हैं। आम व्यक्ति इसमें भाग लेता है इसलिए लोगों का सदन या लोगों का सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चुनाव जो है वो आम व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसलिए इसे हम प्रथम सदन भी कहते हैं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य चुनाव करते हैं, इसलिए राज्यसभा तो दूसरा सदन हो गया और लोकसभा क्या हो गया? पहला सदन हो गया। यहाँ साधारण बहुमत होता है, कोई आनुपातिक प्रणाली नहीं होती, कोई व्यक्ति विशेष की गणना विशेष में नहीं होती, यहाँ अग्रज ही विजेता होता है। ऐसी प्रणाली अपनाई जाती है कि जिसके पास किसी से एक ज्यादा वोट आ गया, सबसे ज्यादा में जितने लोग थे उनमें से किसी के पास बाकी से एक ज्यादा वोट आ गया, वो चुनाव जीत जाएगा प्रत्यक्ष बहुमत के आधार पर साधारण रूप से। तो यहाँ पे इसलिए इसके अनेक उपनाम रखे जाते हैं। तो क्या क्या हो गया? लोगों का सदन हो गया, जनता का सदन हो गया। अब आम व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से वोट देता है इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। उन लोगों को जिन्होंने हमारा प्रतिनिधित्व करना है, हमने संसद में भेजा है, हमारे लिए जो कार्य करने की उनकी जिम्मेदारी है, इसीलिए साथियों लोकसभा को उत्तरदायी सदन भी कहा जाता है। जनता द्वारा चुने जाने के कारण इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। साथियों आगे चर्चा करते हैं, ये वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव होता है। अब साथियों जो विशेष चर्चा हमें करनी है वो ये करनी है कि चुनाव कैसे हो गया, कार्यकाल कितना रहेगा, ये वगैरह सारी चीजें, योग्यताएं क्या रहेंगी। तो साथियों देखो, कार्यकाल की अगर हम बात करें कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है या संसद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो साथियों अनुच्छेद 83 जो है उसमें कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 83 में कार्यकाल का उल्लेख किया गया है कि कार्यकाल कितना होगा। अब साथियों राज्यसभा में हम चर्चा कर ही चुके हैं। संसद के मैं देखिए इस चैप्टर के बाद में एक सामान्य से लेके आपको अनुच्छेद बताऊंगा अलग से।
संसद के अनुच्छेदों की सामान्य चर्चा एक साथ एक लिस्ट आपको दूंगा, तो पुनः चर्चा करूंगा। यहां क्रमानुसार हम बात कर रहे हैं। कह रहा है कि कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 83 में है कि संसद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। तो यहां लोकसभा के लिए सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया, अर्थात 5 वर्ष के लिए लोकसभा के सारे सदस्यों का चुनाव हम लोगों द्वारा, भारत के आम वयस्क व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और 5 वर्ष बाद इसको विघटित कर दिया जाता है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 वर्ष तक के लिए लोकसभा का चुनाव कार्यकाल माना जाता है। 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा 85 के अनुच्छेद 85 के तहत। इसलिए लोगों इस सदन को लोगों ने अस्थायी सदन नाम दिया, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष सामान्यतः है, लेकिन निश्चित नहीं है। कोई भी ये नहीं है कि 5 वर्ष से कम नहीं हो सकता। और साथ ही आपको बता दूं, क्या 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता? आप ये पूछोगे तो मैं आपको जवाब दूंगा कि 5 वर्ष से ज्यादा भी हो सकता है। कैसे होगा, सारी कहानी समझते हैं। देखो, कार्यकाल रखा गया अनुच्छेद 83 के तहत 5 वर्ष। अब ये 5 वर्ष का जो कार्यकाल है सदस्य का, लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष, ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। सामान्य तो 5 वर्ष हो गया, या तो 5 वर्ष से ज्यादा हो जाएगा या 5 वर्ष से कम हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि क्या ऐसा हो चुका है? तो बहुत बार ऐसा हो चुका है। अब आपसे मैं सवाल जवाब के माध्यम से बात करता हूं। आपसे पूछूंगा कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो आपका जवाब कौन सा आएगा? बिल्कुल, कौन सी लोकसभा चल रही है? तो बोलोगे सर 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है। ठीक है भाई, आपके सारों के जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। 17वीं लोकसभा चल रही है। देखो कितना होशियार हो गए हो आप लोग, है ना? सवाल पूछते जवाब दे देते हो। ये आपकी जो कड़ी मेहनत है उसी का परिणाम है। एक समय है वर्तमान का जो बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाला समय है, और इस समय में आपको विचलित होना नहीं है। साथियों, आपको बता दूं कि पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस समय एक विचित्र दौर से गुजर रहा है। साथियों, जिंदगी में मैं कई बार आपसे एक बात कहता हूँ, कई बार कहते रहता हूँ कि जिंदगी की रेस में इंसान कभी हारता नहीं है, या तो जीत जाता है या सीख जाता है। और ये दौर भी साथियों, जो कंपटीशन की तैयारी करें, जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए पुनः एक बार निवेदन कर रहा हूँ। साथियों, ये जो आपका दौर है, ये आपकी जिंदगी का वो दौर है कि या तो आप जीत जाओगे या आप सीख जाओगे। हारने का कोई सवाल ही यहाँ नहीं है। साथियों, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। 2 मिनट के लिए बीच में चैप्टर से थोड़ा मैं भटक रहा हूँ, लेकिन रुका नहीं जा रहा है मुझसे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या करें इस दौर में, कैसे करें, एग्ज़ाम वगैरह होंगे नहीं होंगे, कब होगा, क्या होगा। साथ ही एक छोटी सी कहानी बीच में रख रहा हूँ, ज़रूर पसंद आएगी आप लोगों को। साथियों, होता क्या है कि एक बार बादलों ने एक निर्णय लिया कि भाई हमें हमेशा से बारिश करते आ रहे हैं, अब हम कुछ वर्षों के लिए बारिश नहीं करेंगे। तो बादलों ने एक निर्णय लिया कि हम अगले 10 साल तक बारिश नहीं करेंगे, वर्षा नहीं करेंगे, रेस्ट करेंगे, घर पे रहेंगे, छुट्टी पे रहेंगे। बादलों का निर्णय हो गया। खबर उड़ते उड़ते धरती तक पहुंचती है साथियों। धरती तक खबर आई, किसानों तक भी खबर पहुंची कि आने वाले 10 साल, कहानी को बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों, कि आने वाले 10 साल अब कोई बारिश नहीं होगी। किसानों ने भी सोचा जब बारिश ही नहीं होनी है तो खेती में क्या करेंगे। तो सारे किसानों ने अपने खेत में काम करने के जो औजार थे, खेत में काम करने के जो साधन थे, उन सबको समेट के बंद करके रखना शुरू कर दिया। मतलब ये था कि किसान 10 साल के लिए अपने जो खेत में काम करने वाले जो साधन थे उनको बंद करके रख चुके थे। लेकिन साथ ही बहुत प्यारा सा किसान था जिसका नाम था हरि। साथियों, हरि क्या करता है? बिल्कुल भी बंद नहीं करता है कुछ भी। उसने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। नियमित तौर पे जैसे खेत में जो सामान्य तौर पर काम करता था वैसे ही काम करता है, बस बीज नहीं डालता है। निराई कर रहा है, गुड़ाई कर रहा है, हल जोत रहा है, लेकिन बस बीज नहीं डाल रहा है। ये बात उड़ते उड़ते बाकी किसानों तक पहुंची। तो साथियों, बाकी किसान इकट्ठे होकर उसके पास जाते हैं और हरि से कहते हैं, अरे हरि, तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता नहीं है अगले 10 साल बारिश तो होनी नहीं है, तो तू क्यों लगा हुआ है? साथियों, किसानों की बात का हरि ने कोई जवाब न दिया, बस मुस्कुरा के रह गया। साथियों, ये चीज हरि करता जा रहा है, पूरे मनोयोग से अपना काम करता जा रहा है। एक दिन 2 छोटे बादल धरती के
बिल्कुल नज़दीक से उड़ रहे थे। उन्होंने देखा दो छोटे छोटे बादल बिल्कुल नज़दीक से उड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि हरि जो है वो अपना काम कर रहा है। उन्होंने देखा हरि तो लगा हुआ है, तो उनसे रुका नहीं गया। हरि के पास आए और बोले कि अरे भाई, आप यहाँ क्यों लगे हुए हो? आपको तो पता ही है ना, हम 10 साल बारिश नहीं करने वाले। तो साथियों, पुनः हरि ने मुस्कुरा के जवाब दिया, बोले कि हाँ ठीक है, वो आपका फैसला है कि आप 10 साल बारिश नहीं करने वाले, लेकिन अगर मैंने 10 साल काम नहीं किया, अगर तो 10 साल बाद आपने बारिश करी और उस समय मैं हल चलाना भूल गया, हल जोतना भूल गया, तो मैं कोई काम कर पाऊंगा क्या? इसलिए मैं मेरा काम नहीं भूल जाऊं, इसीलिए मैं पूरे मनोयोग से मेरा काम कर रहा हूं। साथियों, दोनों बादलों को बात बड़ी विचित्र लगी। उड़ते उड़ते दोनों बादल अपने बड़े बादलों के पास गए और उन्होंने सारी कहानी बड़े बादलों को कही। तुरंत एक मीटिंग बुलाई गई बड़े बादलों द्वारा और बादलों के अध्यक्ष ने कहा कि किसान की बात में तो बहुत दम है, कहीं 10 साल बाद हम भी बरसना भूल गए तो बोले नहीं नहीं, हम अपनी छुट्टी वापिस लेते। और सारे बादल आए और बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। अब एक और जहां हरि को कोई तैयारी नहीं करनी थी, केवल बीज डालना था, बाकी सारे किसान हड़बड़ी में थे कि करें तो क्या करें, क्योंकि उनके पास कोई तैयारी नहीं थी साथियों। और हरि के पास कोई दिक्कत नहीं थी, हरि मुस्कुरा रहा था। और जहां लोग अपने हल वगैरह ढूंढ रहे थे, वहीं हरि अपने खेत में फसल तैयार करने की कोशिश कर रहा था। साथियों, ये जो समय है ये ठीक ऐसा ही है। आप अपने आप को हरि समझें। ये जो कोरोना वायरस के कारण ये समस्या जो आई हुई है अभी, इस समय जरूर बदलेगा साथियों। और आप ये ना समझें कि 10 साल की छुट्टी कर लें, हम भी छुट्टी कर लें, नहीं साथियों। क्योंकि जैसे हरि ने बोला कि मैं हल चलाना नहीं भूल जाऊं, तो साथियों कहीं आप पढ़ना तो नहीं भूल गए, कहीं आपकी आदतें तो नहीं बदल गई हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखें और साथियों आप हरि बने रहें। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो कार्यकाल की हम बात करें साथियों, ये वक्त जरूर बदलेगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। कार्यकाल की बात करें तो कम और ज्यादा हो सकता है। कम कब होगा? यदि लोकसभा में बहुमत ना रहे। आपने प्रधानमंत्री पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि लोकसभा में जिस भी दल के पास एक से ज्यादा सीट होती है, उस दल को सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है और अगले 5 साल तक उस दल के नाम से शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अगर वो दल या तो प्रधानमंत्री बोल दे राष्ट्रपति को कि लोकसभा को भंग कर दो, या फिर उस दल को बहुमत ना रहे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत पहले ही चर्चा कर चुका हूं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो साथियों आप समझेंगे बात को, यहां पर बहुमत नहीं है तो लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। अब साथियों आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या अब तक लोकसभा भंग हुई है? लोकसभा भंग हुई है क्या सर 5 साल से पहले? तो मैं आपको जवाब दूंगा यस। और पूछेंगे कितनी बार? तो साथियों आप याद रखना, अब तक लोकसभा 9 बार भंग हो चुकी है। 1970 में, 1977 में, 1979 में, 84 में, 89 में, 91 में, 96 में, 99 में और 2004 में लोकसभा 9 बार अब तक भंग की जा चुकी है। चलो भाई, कार्यकाल कम कितना भी हो गया। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर सबसे कम कार्यकाल कौन सी लोकसभा का था अगर कम हुआ है? तो साथियों आप याद रखेंगे 12वीं जो लोकसभा थी, वर्तमान में आपने बताया भी अभी कौन सी लोकसभा चल रही थी, 17वीं लोकसभा चल रही थी। तो 12वीं जो लोकसभा थी इसका कार्यकाल सबसे कम माना जाता है, 1 वर्ष 1 माह है और 4 दिन के लगभग इसका कार्यकाल माना जाता है। 1 वर्ष 1 माह है और लगभग 4 दिन इस लोकसभा का कार्यकाल माना जाता है साथियों। अब हम बात करें ज्यादा कार्यकाल, तो ज्यादा कब हो जाएगा? या तो देखो आपातकाल हो, आपातकाल में संसद के पास ये पावर है कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। तो कब बढ़ाया जाएगा? आपातकाल में कितना बढ़ेगा? तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल हो, आपातकाल में कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। यहां साथियों बहुत ध्यान देंगे आप, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है, कब बढ़ेगा? राष्ट्रीय आपातकाल में, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, एक बार में 1 वर्ष बढ़ेगा। हाँ, ये
कोई बात नहीं है साथियों। पुनः आपको राष्ट्रीय आपातकाल में लेके चलता हूं। आपको पता हो तो राष्ट्रीय आपातकाल की समयावधि कोई निश्चित नहीं है। जब जब संसद पारित करती रहेगी तो राष्ट्रीय आपातकाल अनंत समय तक जारी रह सकता है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ता जाएगा, लोकसभा का कार्यकाल एक एक वर्ष हम बढ़ाते रहेंगे। यहां साथियों आप ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में संसद 6 महीने के लिए बढ़ाती है और लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ेगा, क्योंकि कहा यह गया है कि यदि आपातकाल के कारण लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है तो आपातकाल समाप्त होने के बाद ठीक ठीक 6 महीने के दौरान चुनाव हो जाने चाहिए, चाहे कैसी भी स्थितियां क्यों नहीं हो। आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 वर्ष में चुनाव होना आवश्यक है, इसलिए चुनाव करवाए जाते हैं। तो एक बार में एक एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ऐसा क्या हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। जब दूसरी बार अपना राष्ट्रीय आपातकाल लगा था प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। इसी समय आप पर थोड़ा सा और ध्यान में देना चाहूंगा, तो एक एक वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। अब यहां पहले तो थोड़ा सा ये समझें कि सबसे ज्यादा सबसे कम कार्यकाल किस लोकसभा का है? 12वीं लोकसभा का। साथियों सबसे ज्यादा जो कार्यकाल है वो था 5वीं लोकसभा का। 5वीं लोकसभा का ये लगभग 5 वर्ष और 10 माह के लगभग का कार्यकाल माना जाता है। सबसे ज्यादा कार्यकाल इसी का था, 5 वर्ष और 10 माह के लगभग। लेकिन आप यहां ध्यान देंगे इस 5वीं लोकसभा में आपातकाल के कारण भी बढ़ा था, लेकिन यहां एक और भी चीज हुई थी। क्या क्या हुई थी? 2 संविधान संशोधन है साथियों। एक तो है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। अब यहाँ पे कई बार एक सवाल पूछा जाता है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ? साथियों एक संविधान संशोधन है 44वां। दोनों बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। ये 1978 में हुआ। अब साथियों यहां बात करें तो राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है ना? अब यहां देखो महत्वपूर्ण चीज जो है लोकसभा के साथ जो जुड़ी है वो हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, क्योंकि हम लोकसभा पढ़ रहे हैं और लोकसभा में प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि उसी के अनुसार उसी दल के अनुसार सारी चीजें होती हैं। तो 1976 में तो प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और 1978 में प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। यहां जनता दल की सरकार है साथियों और यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने एक निर्णय लिया, एक संविधान संशोधन के माध्यम से, कि लोकसभा का कार्यकाल कितना करेंगे? 6 वर्ष करेंगे। स्थायी रूप से लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष। वापिस जब इंदिरा गांधी की सरकार 1977 में विघटित हो जाती है तो मोरारजी देसाई ने एक संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन। यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर मोरारजी देसाई ने वापिस लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया? पुनः 5 वर्ष कर दिया। तो याद रखेंगे किस संविधान, सवाल पूछेंगे आपसे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप बिल्कुल जवाब देंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? तो बिल्कुल सही है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? यस, 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ? इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में। आपसे मैं सवाल पूछूंगा, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? आप जवाब देंगे, बिल्कुल सही जवाब देंगे, बोले कि सर 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ, तब वापिस कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। साथियों जो महत्वपूर्ण आंकड़े एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, आप ध्यान देंगे, समझेंगे। सामान्यतः 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। इससे पहले जो 16 लोकसभाएं हैं, कितनी बार भंग की जा चुकी हैं? 9 बार भंग की जा चुकी हैं। कम कब होगा? बहुमत ना रहे, प्रधानमंत्री ये घोषणा कर दे, राष्ट्रपति बहुमत मांगे, अगर बहुमत नहीं है, सरकार चलने में सक्षम नहीं है, तो कम क्या कार्यकाल हो जाएगा, भंग की जा सकती है। 12वीं लोकसभा सबसे कम कार्यकाल की, 1 वर्ष 1 माह 4 दिन। ज्यादा आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या ध्यान रखोगे? एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जाएगा। एक वर्ष करके कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस बिना पे, जिस बिहाव पे, जिस तरीके से हम बढ़ाने की कोशिश करें वो है हमारे पास राष्ट्रीय आपातकाल, और इस राष्ट्रीय आपातकाल की कोई समय सीमा नहीं है। इसलिए इस लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाने की साथियों कोई समय सीमा नहीं रहती है। अब तक जो सर्वाधिक कार्यकाल रहा है वो कौन सी लोकसभा का रहा है?
5वीं लोकसभा का रहा है जो 5 वर्ष और 10 माह रहा है। 2 संविधान संशोधन ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा के कार्यकाल को परिवर्तित किया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष स्थायी रूप से करने की बात करी गई थी, जिसको वापस पलटकर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया 5 वर्ष। साथियों, रीट का एक एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि 44वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, और उत्तर क्या जाएगा आपका, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ। चलो साथियों, आगे चर्चा शुरू करते हैं। अब देखो क्या होता है आगे। चलो ठीक है भाई, लोकसभा का कार्यकाल हो गया, योग्यता की बात कर लें कि लोकसभा के एक सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो साथियों, हम पहले चर्चा हालांकि कर चुके हैं। देखो, 2 योग्यताएं आप ध्यान रखना, बाकी संसद द्वारा मांगी गई योग्यताओं पर निर्भर करता है। एक तो आप बात ध्यान रखेंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वो क्या हो, भारत का नागरिक हो। और दूसरी बात आप क्या ध्यान रखेंगे कि उसकी आयु कितनी हो, 25 वर्ष पूर्ण की जा चुकी हो। साथ ही आपको मैं राज्यसभा में ही बता चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं कि भारत में संसद का सदस्य 2 प्रकार से बनेगा, लोकसभा के रूप में और राज्यसभा के रूप में। और साथियों, आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि भारत में जो पंजीकृत मतदाता है वो कहीं से भी किसी भी राज्य से लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो भारत का नागरिक और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा जो संसद योग्यताएं निर्धारित करती है, संसद विधि के अनुसार जो मांगती है योग्यताएं, वो उसमें होना आवश्यक है। तो सदस्यों चुनाव, साथियों चुनाव हो गया, कार्यकाल हो गया, योग्यता हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ विशेष बातों की, जैसे कि साथियों लोकसभा में, राज्यसभा में तो कहीं आरक्षण की बात नहीं है, लेकिन लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य जो बातें हैं वो की गई हैं। तो देखो, आरक्षण की बात करें कि लोकसभा में सीटों का आरक्षण कैसे किया गया है, सीटों का निर्धारण कैसे किया गया है, सीटें कितनी रहेंगी, सारी चर्चाएं करते हैं। तो साथियों देखो, SC ST वर्ग जो है, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग, इस वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। अब साथियों यहां से सवाल निकलता है कि सर लोकसभा की सीटें कैसे निर्धारित हैं, किस राज्य में ज्यादा होंगी, राज्यसभा की तो हमने चर्चा कर ली, तो थोड़ा सा यहां ध्यान देते हैं कि सीट कैसे रहेगी। तो लोकसभा की ये जो जितनी 545 सीटों का हम चुनाव वर्तमान में कर रहे हैं, देखिए लोकसभा की सीट कितनी है, टोटल 552 है, जो सारे राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांटी गई है। और लोकसभा का एक सदस्य लगभग 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। आप सवाल पूछेंगे सर 552 है सीट, तो चुनाव 545 पर ही क्यों हो रहा है, बाकी 7 सीटें कहाँ गई। तो साथियों आपको बता दूं, भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो पहले विशेष राज्य के रूप में जाना जाता था, अक्टूबर 2019 से जिसे हमने केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान के पास है, जिसे POK के नाम से जाना जाता है। तो इस वजह से हम चुनाव नहीं करवा पाते हैं वहां पे, तो 7 सीटें वहां से रिक्त रहती हैं। वर्तमान में 545 हैं, 530 राज्यों से हम चुनाव करवाते हैं और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं चेंज होने वाली है स्थिति, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सीटें राज्यों से तो कम हो रही हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ रही हैं। तो वर्तमान स्थिति जो है वो 530 और 13 है। अब देखो क्या है, 530 राज्यों से आएंगे, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो है वो ये कहता है कि अभी इनका जो मनोनयन है वो आंशिक रूप से, अस्थायी रूप से रोक दिया गया, क्योंकि इनकी सदस्य संख्या लगभग 300 से भी कम रह गई है। इसलिए अब उचित प्रतिनिधित्व या एक बड़ा वर्ग ना हो पाने के कारण ऐसा नहीं है। तो साथियों चर्चा बात शुरू करते हैं। तो SC ST को जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। अगर तो इन 545 सीटों की बात करें तो देखो सर्वाधिक सीट तो जो हैं वो अपने पास हैं यूपी में। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी सीटें हैं भाई, 80 सीटें। और अगर हम बात करें कि किस राज्य में लोकसभा की कम से कम सीटें, तो साथियों आपको यहाँ 3 ध्यान रखने पड़ेंगे। 3 राज्य, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां सीटें न्यूनतम हैं, अर्थात तीनों राज्यों में 1-1 सीट है।
मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में एक एक सीट है। साथियों आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल हमने चर्चा करी थी, अपने पहले चैप्टर में हमने राज्यसभा की चर्चा करी थी। साथियों सर्वाधिक अगर हम बात करें तो आप एक लॉजिक के रूप में याद रखें, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, क्योंकि जनसंख्या जहां ज्यादा होगी सीटें वहां ज्यादा होंगी। तो आपको रटना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं अपनी क्लास में, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर्वाधिक सीटों के रूप में हम जो बात कर रहे हैं वो यूपी में है। चाहे राज्यसभा की है, पुनः दोहरा रहा हूं साथियों, चाहे राज्यसभा की हो। देखो भाई सीधा सीधा है, एक तो पढ़ने का तरीका साथी होता है रटना, आपने कुछ नहीं देखा, चैप्टर उठाया, रटना शुरू कर दिया। एक होता है लॉजिक को समझना। अगर आप लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लॉजिक पता है, तो आप बहुत अच्छे से कार्य कर जाएंगे। पुनः एक छोटी सी बात बता रहा हूं, देखो क्या करना है भाई, सीधा सीधा सा, जनसंख्या जहां ज्यादा है चीजें सब वहीं अपने आप ज्यादा हो जाएंगी। तो आपको पता ही है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो लोकसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा हैं, राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा हैं, विधानसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा हैं, विधान परिषद की सीटें भी, और अन्य भी जो चीजें होंगी वो जनसंख्या के अनुपात में। अगर तो शब्द आपके पास जनसंख्या आ जाए तो आप साथियों रटना नहीं है, आप कहां चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, आगरा ताजमहल देखने। तो 3 राज्य ऐसे हैं। अब तीनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको राज्यसभा वाली बातें याद हैं तो 8 जो राज्य थे राज्यसभा में, जिनमें एक एक सीटें थी, उन 8 में इन तीनों का भी नाम था। तो साथियों ये तीनों तो आपको याद रखें। एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, आपके सामने सवाल रख रहा हूं, 3 राज्यों के नाम देगा आप लोगों को। आपने देखा होगा आजकल क्वेश्चन में क्वेश्चन, सवाल में सवाल बना के एक ऑप्शन दिया, उसमें 3 राज्य ये रख दिए, ए ऑप्शन में रख दिया मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, बी ऑप्शन में रख दिया मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सी ऑप्शन में रख दिया मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये रख दिए, 4 ऑप्शन बना दिए। सवाल पूछेगा निम्न में से कौन से युग्म जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा का समान प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात समान वो शब्दों में उलझाएगा आपको साथियों। समान प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि इनके पास सीटें बराबर बराबर हैं। तो साथियों आप समझेंगे, देखो मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम तीनों राज्य ऐसे हैं जहां लोकसभा की भी एक एक सीट है और राज्यसभा की भी एक एक सीट है। यूपी की बात करें तो दोनों में चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा सर्वाधिक सीटें रखी गई हैं। अब जनसंख्या के अनुपात में यहां आरक्षण दिया गया है, एससी और एसटी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया है। अभी आपने बताया था वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 70वीं लोकसभा चल रही है। तो लगभग 84 सीटें तो एससी की हैं और 47 सीटें एसटी की हैं, जिनको आरक्षण दिया गया है। ये जो आरक्षण था साथियों पहले 1960 तक था, 25 जनवरी 1960 तक था, 10 साल के लिए, धीरे धीरे बढ़ाया गया। लास्ट टाइम 95वां संविधान संशोधन, लेकिन अभी एक और संविधान संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा इस एससी एसटी वर्ग का आरक्षण 2030 तक के लिए कर दिया। 2020 तक ये समाप्त होने वाला था, 2020 से इसको बढ़ा के 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो 84 सीटें और 47 सीटें जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में आरक्षित कर दी गई हैं। साथियों इसके बाद हम चर्चा करते हैं, चलो सीटें आरक्षित हो गई, कितनी सीटें हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब अगर लोकसभा को अपन एक सामान्य रूप से देखना चाहें तो एक लोगों का सदन है, आम लोगों का सदन है, जो हमारे लिए संसद में अपनी बात रखने की कोशिश करता है। देखो समझने की कोशिश करो, राज्यसभा क्या कर रहा है, दोनों को थोड़ा सा हल्का सा साथ बता देता हूं, हालांकि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दोनों के साथ में तुलना कर ले तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। करता क्या है, देखो एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। एक तो बात करता है राज्यों की और एक बात किसकी करता है, आम जनता की, आम लोगों की। राज्यों की बात करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, राज्यों का सदन कहते हैं, क्योंकि राज्यों की विधानसभा के सदस्य ही इसका चुनाव करते हैं और लोग इसका चुनाव करते हैं, इसलिए हम इसे जनता का सदन कहते हैं। दोबारा दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ा रहा हूं, ये कभी भंग नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। कभी भंग नहीं होती, सामान्य रूप से कार्य करती है, इसलिए स्थायी सदन कहते हैं। और ये कभी भी भंग हो जाती है, कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग हो जाएगी और कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चल सकती है, निश्चित नहीं है, इसलिए हम साथियों इसे क्या कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। दोनों के सारे नाम पुनः एक साथ तुलनात्मक अध्ययन के रूप में बता रहा हूं।
इसके सदस्यों की आयु 30 वर्ष होती है, इसलिए इसे वयोवृद्ध सदन कहते हैं। आयु में बड़े होते हैं इसलिए इसे वयोवृद्ध सदन कहते हैं। वयोवृद्ध, आयु में बड़ा, और ये छोटे होते हैं इसलिए इसे छोटा सदन हम कहते हैं। साथियों बता दूं, इनके चुनाव जो है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किए जाते हैं, इसलिए इसको सामान्यतः उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और ये सामान्यतः निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। साथियों ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, इसलिए ये लोकप्रिय भी नहीं होते, इसलिए इसको हम अलोकप्रिय और अनउत्तरदायी, अलोकप्रिय और अनउत्तरदायी सदन कहते हैं। और ये जनता के प्रति लोकप्रिय होते हैं, इसको इसलिए लोकप्रिय और उत्तरदायी सदन भी कहा जाता है। उत्तरदायी सदन भी कहते हैं और इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो ये इसके उपनाम है। तो आज की हम जो चर्चा कर रहे थे वो लोकसभा की चर्चा थी। अगला चैप्टर जो है वो हम बात करेंगे लोकसभा के पदाधिकारी। थोड़ा सा मैं यहाँ और बता दूं आपको, देखिए लोकसभा में जो पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा उपाध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम सामान्यतः एक साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके साथ पुनः यहाँ पीछे आता हूँ। आप देखो कि जो सीटें हैं, ये जो आरक्षण है, ये कब तक रहेंगी? सीटें बढ़ाई जाएंगी, नहीं बढ़ाई जाएंगी? संसद की सदस्य संख्या बढ़ेगी क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है। तो देखो क्या किया गया है, अनुच्छेद 82 जो है वो परिसीमन का उल्लेख करता है। परिसीमन, अनुच्छेद 82 कह रहा है, शब्दों पे ध्यान देंगे, अनुच्छेद 82 कि प्रत्येक जनगणना के बाद, जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का सीमांकन होना चाहिए। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः सभी राज्यों की जो प्रादेशिक क्षेत्र जो है उसमें सीमांकन होना चाहिए और सीटों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या किया जाता है, एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है जिसका अध्यक्ष तत्कालीन निर्वाचन अध्यक्ष होता है। एक परिसीमन आयोग बनेगा, परिसीमन आयोग, अनुच्छेद 82 के तहत सीटों का निर्धारण करने के लिए। तो ये जो परिसीमन आयोग है अनुच्छेद 82 के तहत बनाया जाएगा कि सीटें निर्धारित की जाएंगी। आप सवाल पूछोगे कि कितने परिसीमन आयोग बने हैं, कोई बना या नहीं बना? तो देखो अब तक संसद ने निम्नलिखित परिसीमन आयोग बनाए हैं। 1962 में बना, 1952 में बना, 1972 में बना और साथियों 2002 में अंतिम परिसीमन आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह। चौथा परिसीमन आयोग कब बना? 2002 में। तो साथियों जो सीटों का निर्धारण है जनसंख्या के अनुपात में जो होता है वो जनगणना के आधार पर होता है। पहले सीटों का आधार जो था वो 1971 की जनगणना के आधार पर था और वर्तमान में भी 1971 की जनगणना के आधार पर है। तो बाद में क्या किया गया, 2002 का जो अंतिम अपना परिसीमन है इसने क्या किया कि जनगणना का आधार वर्ष ये बोले कि भाई देखो 1971 तक है, लेकिन एक संविधान संशोधन होता है साथियों 84वां, ये बढ़ना था। लेकिन 84वां संविधान संशोधन 2001 ये कहता है कि संसद की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो 2026 तक यानी कि आगे आने वाले 25 वर्षों तक यही रहेगी और उसके बाद 1991 की जनगणना के आधार पर हम सीटों का निर्धारण कर देंगे। लेकिन साथियों आप ध्यान रखेंगे इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है कि जो परिसीमन बनता है वो अपने पूर्व जनगणना का आधार लेता है। क्योंकि मैं बार बार आपसे 2-3 बार एक चीज रिपीट कर चुका हूं कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन या परिसीमन होना चाहिए, पुनः सीटों का सीमांकन होना चाहिए। अब देखो 1972 ने आधार ले रखा 1971 का, अपने से पूर्व जनगणना का आधार वर्ष लेगा। अब 2002 का जो परिसीमन है अपने से पूर्व की जनगणना का आधार ले तो 1991 में ही आएगा भाई। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 ये कहता है कि ये वर्तमान सदस्य संख्या तक रहेगा, लेकिन एक और संविधान संशोधन हुआ 87वां संविधान संशोधन, इसने ये कह दिया कि 1991 के आधार पर ना होकर 2026 में जब ये सीटें हम बढ़ाएंगे जो वर्तमान में है, ये जनगणना का आधार वर्ष क्या रहेगा, 2001 रहेगा। तो साथियों सारांश ये है कि लोकसभा की सीटों का सीमांकन जो है वो परिसीमन के द्वारा तय किया जाता है।
एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है जिसका अध्यक्ष जो वो तत्कालीन निर्वाचन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 82 में पुनः सीमांकन या परिसीमन का उल्लेख किया गया। अब बात क्या करनी है, कितने परिसीमन आयोग बने हैं, तो लगभग अभी 1952, 1962, 1972 और 2002 4 परिसीमन आयोग बनाए गए हैं। अब 84वां संविधान संशोधन ये कह रहा है कि जो संसद की वर्तमान सदस्य संख्या है ये 2026 तक स्थायी रहेगी। 2026 में जो परिवर्तन होगा वो 87वें संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था उसके अनुसार 1991 की जनगणना के आधार पर न होकर 2001 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो ये साथियों लोकसभा की सामान्य जानकारी थी। अब हम अगले चैप्टर में जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो है वो है प्रोटेम स्पीकर। इन 3 चीजों की अपन बात करने वाले हैं, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सामने एक छोटा सा सवाल रख रहा हूं, अगले चैप्टर में आप मुझे जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें। साथियों अगर ये चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन चीजों को दोस्तों में फैलाएं, अपने साथियों को बताएं, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो माइंड कोचिंग सीकर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटे का जो निशान है उसको भी दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथियों इस दौर में हम सब साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो यकीन मानिए हम हारेंगे नहीं। और मैं वादा करता हूं आपसे, मैं केपी सर आपसे पूर्ण रूप से वादा करता हूं कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको हारने भी नहीं देंगे, क्योंकि जहां भरोसा होता है जीत वहीं होती है। जहां खुद पे भरोसा नहीं होता तो वहां जीत नहीं हो सकती। आप बहुत अच्छा हम पे भरोसा कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं, आपको धन्यवाद अर्पित करूंगा कि आप इस मुश्किल समय में इतनी मुस्तैदी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद, पुनः सब लोगों का मेरा नमस्कार। साथियों मैं सवाल रख रहा था आप लोगों के सामने, बातें फिर कभी करेंगे, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन वक्त इतना है नहीं हमारे पास कि हम बहुत सारी बातें यहाँ करें। पढ़ने के साथ बहुत कुछ और भी जानना आज के समय में ज़रूरी है। तो धीरे धीरे बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां बताते रहूँगा। अगर आपको कहानियां पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे मैंने आज किसान वाली कहानी सुनाई, आपको अगर लगता है कि ऐसी कहानियां और सुनने की आवश्यकता है तो आप बताएं ज़रूर। आप एक चीज़ और मुझे बताएं कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। साथियों कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं वीडियो में, अब भी चर्चा कर रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है। और तो और मैं जरूर चाहूंगा कि आप मुझे कमियों से अवगत करवाएं, क्योंकि आप कमियां ढूंढने निकलेंगे ना मुझ में तो कहीं ना कहीं आपको मुझसे बेहतर होना पड़ेगा। और हम यही तो चाहते हैं कि आप बहुत बेहतर हो जाएं, क्योंकि जितने साथियों बेहतर आप हो जाएंगे उतने ही हमारे लिए, आपके लिए और मेरे भारत के लिए फायदेमंद होगा। साथियों सवाल रख रहा हूं, ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूं आप लोगों से। सवाल ये था कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और एक मैंने प्रोटेम स्पीकर का नाम लिया। साथियों मेरा आज का सवाल जो अगले वीडियो में आप मुझे जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब दे सकते हैं। लाइव सेशन को समाप्त कर रहे हैं। सवाल यह है कि प्रोटेम स्पीकर का पद किस देश से ग्रहण किया गया है। इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माइंड। नमस्कार साथियों।